हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 12 फिजिक्स पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका आज अंतिम एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, यानी दो बराबर और विपरीत बल उस डाइपोल को क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हेडिंग लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण किसी एक बल से किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति है तो बल आघूर्ण कहलाता है। दो बल अगर आप लगा रहे हैं तो उसे हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो हेडिंग है हमारी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। आइए थोड़ा सा चित्र बनाते हैं इसका। ये हमने माना कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार बराबर डिस्टेंस पर आपको लाइनों को दिखाना होता है। इस तरह हमने ये दिखा दिया, वैद्युत क्षेत्र बना दिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही है। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो सेम है। अब इसमें हमने माना कि एक डाइपोल यानी एक वैद्युत द्विध्रुव यहां पर क्षेत्र में तिरछा रखा गया है। ये इसका प्लस क्यू आवेश ले लिया है डाइपोल का, और ये इधर माइनस क्यू आवेश कर लिया है। डाइपोल का नाम दे देते हैं ए बी। ये ए बी, ये ए बी डाइपोल है। ये इधर इसका सेंटर होगा। ये डिस्टेंस आपकी 2l कहलाती है। पीछे भी हमने यही लिया था, तो ये 2l डिस्टेंस हो जाएगी डाइपोल की। और ये माइनस आवेश है, ये प्लस है। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ये डायरेक्शन है माइनस से प्लस, तो ये पी की डायरेक्शन है। तो जो पी की डायरेक्शन आप देख रहे हैं वो फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज है, और ये एंगल हमने थीटा ले लिया है। तो आप कह सकते हो कि जो थीटा है, डाइपोल को हमने तिरछा रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो ये थीटा कोण जो है वेक्टर P यानी डाइपोल मोमेंट और E के बीच का कोण है। थीटा किसके बीच का कोण है? वेक्टर P तथा E के बीच का कोण है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट अपना याद करिए। हमने बताया था कि जब कोई धनावेशित कण वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल, जबकि कोई ऋणावेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर वैद्युत बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। धनावेशित कण पे भी वैद्युत बल लगता है, ऋणावेशित कण पर। धनावेशित कण पर क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेशित कण पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत बल कार्य करता है। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, तो इस पर क्षेत्र की दिशा में ये बल कार्य करेगा। बल की वैल्यू हो जाएगी क्यूई। ये बल है क्यूई क्षेत्र की दिशा में, और ये माइनस क्यू जो आवेश है इस पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अर्थात बाईं तरफ। अभी प्रेजेंट में जो क्षेत्र है इसके हिसाब से बाईं तरफ ये क्यूई बल कार्य करेगा। ये भी क्यूई बल है, ये भी क्यूई है। अगर आप सदिश में लिखेंगे तब आप इसे F = माइनस क्यूई लिख सकते हैं, बिकॉज ये माइनस चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पे क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करता है। लेकिन हमने बलों का परिमाण लिख दिया है, दिशा तो हम ऑलरेडी इसमें दिखा ही रहे हैं कि बाईं तरफ है। ठीक है, तो अब यही दोनों बल, ये जो क्यूई इधर दिख रहा है और ये माइनस क्यूई दिख रहा है, ये दोनों बल डाइपोल को, ऐसे डाइपोल तिरछा रखा हुआ है तो इस पर एक बल इस दिशा में और नीचे वाले पे बल इस दिशा में, जब दोनों बल कार्य करेंगे तो ये डाइपोल को क्लॉकवाइज दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो ये काम वैद्युत क्षेत्र करता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण पर क्षेत्र की दिशा में, इस आवेशित कण पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, दोनों बल बराबर और विपरीत हैं लेकिन अलग अलग लाइन में है। तो इस कारण से ये डाइपोल को, द्विध्रुव को क्षेत्र में क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। इस चित्र के हिसाब से क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बहुत
छोटी सी चीजें लिख लेते हैं। माना जो वेक्टर P लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण, ये P हमने कह दिया। द्विध्रुव आघूर्ण P क्षेत्र कैपिटल E से लिख लेते हैं, E से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण P है वो क्षेत्र E से थीटा कोण बना रहा है। तो माना द्विध्रुव आघूर्ण P क्षेत्र E से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू पर क्षेत्र की दिशा में, जबकि माइनस क्यू पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE बलों का परिमाण सेम है, तो क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, दोनों स्थितियों में बल बराबर होगा। दिशा में QE बल कार्य करते हैं। आपको चित्र में दिख रहे हैं दोनों बल, आप देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल हैं परिमाण में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो प्लस क्यू पर क्षेत्र की दिशा में, जबकि माइनस क्यू पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE बल कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बल क्योंकि अलग अलग क्रिया रेखाओं में, क्रिया रेखा कैसे होती है किसी बल की, जैसे बल की ये दिशा है तो इसी को आप आगे या पीछे इस तरह डॉटेड लाइन से बढ़ा लीजिए तो यही बल की क्रिया रेखा कहलाती है। ये बल जैसे लग रहा है तो इसको भी आप पीछे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये कहलाती है बल की क्रिया रेखा। इसको लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। बल हम जिस दिशा में लगा रहे हैं उसकी क्रिया रेखा है। ठीक है, ये बल की क्रिया रेखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो बल आघूर्ण इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि दोनों बल अलग अलग क्रिया रेखाओं में, इस बल की क्रिया रेखा अलग है, इस बल की क्रिया रेखा अलग है। ठीक है, कार्य करते हैं। तो ये दोनों बल इन्हीं दोनों बलों की बात की है जो क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये दोनों बल द्विध्रुव पर बल आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म मतलब क्योंकि दो बल कार्य कर रहे हैं इसलिए कपल कहते हैं इसको। बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित करते हैं। दोनों बल मिल करके इस डाइपोल को क्लॉकवाइज दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, दोनों ऐसे करके घुमाएंगे इसको ऐसे, तो इसके घूमने की प्रवृत्ति होगी डाइपोल की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आरोपित करते हैं। चलिए अभी बलयुग्म का आघूर्ण निकाल रहे हैं, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। ये डाइपोल वैद्युत क्षेत्र में किसी भी प्रकार से रखा गया हो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो इसमें लिखेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल। तो नेट बल जब आप निकालोगे F नेट, तो देखिए प्लस QE क्षेत्र की दिशा में है और माइनस QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो नेट बल 0 हो जाएगा। तो यद्यपि नेट बल 0 है द्विध्रुव पर, लेकिन बलयुग्म का आघूर्ण 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों बल जो हैं वो अलग अलग क्रिया रेखाओं में हैं। तो अलग अलग क्रिया रेखाओं में होने के कारण ये दोनों बल मिलकर इस डाइपोल पर एक बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित करेंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण चीज हो गई। अब आगे हम बलयुग्म का आघूर्ण निकालते हैं। नेट बल तो 0 हो गया, रफ कर दें इसे। चलिए इसका सेकंड पार्ट जो है इसी में कैलकुलेट करते हैं। जो मेन पार्ट है हमारा, हेडिंग हमने यही लगाई थी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो अब हम बताएंगे कि द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण भी होता है, बलयुग्म का आघूर्ण भी होता है। बल आघूर्ण तब होता है जब किसी वस्तु पर कोई एक बल लगा के उसको किसी बिंदु के परिता या किसी अक्ष के परिता
घुमाते हैं तो वो बलाघूर्ण कहलाता है। अब किसी वस्तु पर अगर हम दो बराबर बल विपरीत दिशाओं में लगा करके उसको किसी अक्ष के परितः घुमा रहे हो तो फिर वो बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। बलयुग्म मतलब कपल। तो द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण टाव से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता है। बलयुग्म का आघूर्ण होता है बल, कोई भी एक बल ले लीजिए आप, दो बल लग रहे हैं, कोई भी एक बल कर दिया, गुणे बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखाओं कह दिया, रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी सबसे छोटी दूरी होती है, ये लंबवत दूरी, इसको डी परपेंडिकुलर कह दिया। तो किसी भी वस्तु का बलाघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण क्या है? तो बलयुग्म का आघूर्ण है कि वस्तु पर लगाए गए बल तथा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बलयुग्म का आघूर्ण वस्तु पर लगाए गए बल और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए, अब यहाँ पे लंबवत दूरी हमें थोड़ा सा निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं लंबवत दूरी। अब आप देख रहे हैं कि एक बल की ये क्रिया रेखा है, ये बल की क्रिया रेखा है डॉटेड लाइन से, ये है। तो इनके बीच की जो सबसे शॉर्ट दूरी है दोनों बलों की, वो ये हो जाएगी दूरी। ये दूरी सबसे शॉर्टकट दूरी है। इस डाइपोल, इस सिरे को हमने ए माना था, इसको ए माना था, इसको बी कहा था। तो चलिए इसको हमने लंब डाल दिया एम, तो इसी को हम डी परपेंडिकुलर कहेंगे। ये लंबवत दूरी है आपकी डी परपेंडिकुलर, ठीक है। यही निकाल लेते हैं। अब ये थीटा है, देखिए ये थीटा हो जाएगा, ये लंब डाला है तो 90 डिग्री हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए बी एम ए, देखिए बी एम ए। यहाँ पे निकाल लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। लंबवत दूरी पहले निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी समकोण त्रिभुज बी एम ए में, बी एम ए में। तो आपको लंबवत दूरी चाहिए, लंबवत मतलब लंब चाहिए, तो लंब के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब मतलब ए एम और कर्ण मतलब ए बी। तो ए एम की वैल्यू आपको डी परपेंडिकुलर दी गई है और ए बी की वैल्यू देखिए, डाइपोल की लंबाई है 2l है। तो यहां से डी परपेंडिकुलर की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये चीज हमारी लंबवत दूरी है, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा। इसलिए अब आप समीकरण 1 से निकाल लीजिए बल आघूर्ण क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से बल आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। टाउ बराबर बल बताना है आपको, देखिए इस पे भी क्यू ही बल लग रहा है, उस पे भी क्यू ही लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू ही। कोई भी बल ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए डी परपेंडिकुलर, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी डी परपेंडिकुलर, और ये है 2l साइन थीटा। अब आपने पढ़ा है Q इंटू 2l, इसको हम लोग P कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था आपको, किसी डाइपोल का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू 2l, तो इसको आप लिख सकते हैं P। तो बस ये हो जाएगा आपका PE साइन थीटा। तो ये टाउ की वैल्यू आ गई, यही आपका बलयुग्म का आघूर्ण आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 कह दिया। तो कोई भी डाइपोल अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए तिरछा रखा है तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा, पी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा जो है वो भी आपको बताया था P तथा E के बीच का कोण है। P मतलब -q से +q, तो P और E के बीच का कोण है। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। नोट कर लीजिए इसको, मिटा दें। चलिए अभी देखते हैं इसके और भी कुछ केसेस हमें यहाँ पे दिखेंगे, इसके केसेस देख लेते हैं। कुछ स्थितियां हैं, स्थितियों में पहली स्थिति आपकी होगी कि ये केसेस हैं इसमें। तो देखिए पहली स्थिति आपकी आती है कि यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 का मतलब हो गया कि ये डाइपोल क्षेत्र के समांतर हो जाए, ऐसा करके हो जाए।
ये ऐसे करके एक समान वैद्युत क्षेत्र है और डाइपोल इसमें क्षेत्र के समांतर हो जाए, इस पोजीशन पे आ जाए डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, डिस्टेंस इनके बीच की 2l ही रहेगी। आप देख रहे हैं P की दिशा ये है, माइनस से प्लस, ये P की दिशा है, तो इस प्लस क्यू पर इस दिशा में बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब ये क्या होगा, दोनों बल आप देख लीजिए, दोनों बल ये मैग्नीट्यूड में, परिमाण में दोनों बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन में देखिए बिल्कुल अपोजिट है, और एक ही लाइन में है। इस बार खास बात है, एक लाइन में है, तो एक लाइन में है तो इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि थीटा बराबर 0 हो गया तो इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए थीटा की वैल्यू, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P sin 0, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। तो कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र की ये प्रवृत्ति होती है कि वो किसी भी उसमें रखे किसी भी डाइपोल को वो हमेशा क्षेत्र के समांतर, अर्थात क्षेत्र के बराबर, क्षेत्र की दिशा में उसको घुमाने का प्रयास करता है, या क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड उसको अलाइन कर देता है, क्षेत्र की दिशा में लिटा देता है। ये हर वैद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। तो ये टाउ इज इक्वल टू 0, समझ गए आप। जब डाइपोल क्षेत्र के समांतर होगा तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा इसी में अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें टाउ और थीटा के बीच में, तो देखिए टाउ और थीटा के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो एक ग्राफ कर लेते हैं बिटवीन टाउ एंड थीटा। तो इस तरह का एक ग्राफ भी आप ले सकते हो। थीटा अगर हमने इस डायरेक्शन में ले लिया है, टाउ इस डायरेक्शन में ले लिया है, तो देखिए ये साइन, ये टाउ इक्वल टू P साइन थीटा है। ये टाउ जो है वो साइन के टर्म में दिया हुआ है, साइन मतलब ज्या, और आपने पढ़ा है ज्या वक्र इस तरह होता है, ये इस प्रकार ये साइन कर्व होता है। कोई भी आपका साइन कर्व होगा वो इसी तरह होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 1/4 के बाद ये मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे, और फिर ये हाफ के बाद फिर 0 हो जाएगी टाउ की वैल्यू, फिर आपका ये 3/4 है, और बाकी यहाँ कंप्लीट होने पर। तो अब आप देखिए जब थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 रखी है तो टाउ 0 ही रहेगा, लेकिन जब आप 1/4 का मतलब ये π/2 कह सकते हो आप, ये तो π/2 रखोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ प्लस PE, ये प्लस PE मिलेगा। और जब थीटा की वैल्यू आप पाई रख दोगे यहाँ पे तो फिर 0 हो जाएगा। अगर हम इस डाइपोल को बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट कर दें तो उस कंडीशन में भी उस पर टाउ 0 होगा। जब आप 3/4 करते हो, ये 3π/4, 3π/2, तो 3π/2 मतलब 1.5 पाई कह लीजिए, तो 1.5 पाई का मतलब हो गया 3/4, तो 3/4 पे निकालोगे आप तो फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में टाउ की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और जब आप कंप्लीट उस पे निकालेंगे 2 पाई थीटा एक कंप्लीट राउंड पे, तो वहां पर आप देखेंगे टाउ फिर से 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ है टाउ वर्सेस थीटा का। तो इस ग्राफ को भी आप थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ का ये बहुत पुराना जाना पहचाना ग्राफ है। आपने साइन के और पहले भी ग्राफ पढ़े हैं, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था आपको, सरल आवर्त गति, वहां भी ऐसा ही कुछ ग्राफ था। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा इसमें ये देख लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री कर दें, तो फॉर्मूला हमारा था टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू, तो टाउ इज इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा PE साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 90 कर दिया। तो आपको पता है कि साइन थीटा साइन 90 सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये टाउ मैक्सिमम हो जाएगा इस समय। टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE, ये फॉर्मूला आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE। ये अधिकतम क्यों हो गया? बिकॉज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पर टाउ का मान मैक्सिमम होगा। तो इस समय इस डाइपोल पर, जो डाइपोल है, इस पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा, अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE।
तो यहां से देखिए एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं पी की। पी मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक डेफिनेशन दे सकते हैं आप यहां से। तो पी इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन ई। लेकिन ये फॉर्मूला पता है ना आपको कब मिला है? ये फॉर्मूला उस कंडीशन में मिला है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू हमने 1 कर दिया है, तब के लिए फॉर्मूला है। तो इसी में अगर हम ऐसा कर दें कि यदि ई बराबर 1 कर दें तो फिर तो ये पी इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स। तो डेफिनेशन क्या आप दे सकते हैं? यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो, तो उस पर लगने वाला जो अधिकतम बल आघूर्ण है या बलयुग्म का आघूर्ण है, वही उस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उस मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल है जबकि डाइपोल को हमने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड से परपेंडिकुलर रखा हो। समझ गए? नहीं समझे परिभाषा लिखवा देता हूं आपको। अर्थात किसी द्विध्रुव का मतलब आप यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल समझें। यहां पर अभी जब तक फिलहाल हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तब तक हम द्विध्रुव का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल समझेंगे। इसके बाद जब हम मैग्नेट में जाएंगे तो वहां चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल होगा। तो अभी यहाँ द्विध्रुव का मतलब वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर है, उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होगा या बराबर है। किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर है जबकि उसे मतलब द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एकांक व एक समान, यूनिफॉर्म में भी आपको रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो, क्षेत्र के लंबवत रखा हो। चलिए रखा गया हो एक ही बात। तो ये एक और परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? किसी भी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर है जबकि द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। इसका मतलब है किसी द्विध्रुव को अगर आप वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, तो भैया उस पर जितना बल आघूर्ण लगेगा वही तो द्विध्रुव आघूर्ण है। बहुत आसान है। किसी द्विध्रुव का बल आघूर्ण उसके द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है, बशर्ते कि हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल को क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। क्षेत्र के लंबवत का मतलब है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, आपको ऐसे रखना है, खड़ा रखना है, इसमें इस तरह डाइपोल रखना है, तो इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वही आपका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। समझ गए? नोट कर लीजिए इसे। आइए एक और पॉइंट देख लेते हैं, इसको सदिश रूप में जरा देख लिया जाए कि वेक्टर में कैसे आप इसे लिख सकते हो। बिगाड़ दें इसे। चलिए तो आगे देख लेते हैं। आगे एक और भी इसका चौथा एक पॉइंट कह सकते हो आप, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि सदिश रूप में अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, सदिश में वेक्टर में अगर आप लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म, तो देख लीजिए भाई वेक्टर में भी। अब वेक्टर में अगर आप देखते हो तो देखिए ये पी की डायरेक्शन है, ये पी हमने रखा था और ये ई रखा था। आप फिगर के हिसाब से देखिए पी और ई, ये पी की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है और इनके बीच का ये कोण थीटा है। ठीक है, तो हमारा मैग्नीट्यूड जो है परिमाण ये दिया हुआ है। अगर आप परिमाण पीछे आपने लिखा था पी साइन थीटा है, ये टाउ का परिमाण है। अगर आप इसे
इसे सदिश रूप में लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। आपने दो वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो ये दो वेक्टरों का सदिश गुणन है। देखिए वेक्टर P है, यहाँ पे ये P है वेक्टर और ये वेक्टर E है, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रॉस गुणन होगा, हमने दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है और इनके बीच का कोण थीटा है, तो जो इनका सदिश गुणन होता है वेक्टरों का A क्रॉस B, वो होता है AB साइन थीटा n कैप। जहां n कैप इकाई वेक्टर होता है, A क्रॉस B की दिशा को बताता है और n कैप की दिशा वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर जो P साइन थीटा है, ये मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इस तरह भी कर सकते हो, टाउ इज इक्वल टू इसे इस तरह भी लिख सकते हैं आप, P साइन थीटा और n कैप। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि n कैप की जो डायरेक्शन होगी वो टाउ की डायरेक्शन में होगी और ये n कैप की डायरेक्शन या टाउ की डायरेक्शन हमेशा P और E दोनों के लंबवत होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अगर इस चित्र के हिसाब से हम बताएं आपको कि किधर होगी टाउ की दिशा, तो आपको बताया था कि क्रॉस गुणन की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से हम उसकी दिशा को देते हैं। तो अगर आप P पर अपनी चारों उंगलियां रख दीजिए, ये चारों उंगलियां P पे रख दीजिए, आपको P क्रॉस ही बताना है तो P पे चारों उंगलियां रखेंगे और E की तरफ आप घूम जाएंगे ऐसे। P क्रॉस ही बता रहे हैं तो P पे रख करके E की तरफ घूमेंगे तो थंब जो होगा अंगूठा वो टाउ की डायरेक्शन को बताएगा। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से P क्रॉस E की डायरेक्शन इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब आप चूंकि इसको कागज पे लिखेंगे इसलिए मैं यहाँ ये लिख देता हूं कि कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे कि P की दिशा, टाउ की दिशा, टाउ की दिशा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखिए आपको बता दें दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्रॉस गुणन बहुत यूजफुल है। तो टाउ की दिशा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से, मैक्सवेल के क्लॉकवाइज रूल पढ़ा था, दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से, कागज तल के लंबवत। अब मेरे तो केस में बोर्ड के तल के लंबवत है अंदर, लेकिन आप चूंकि अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो कागज तल के लंबवत। आप अपनी कॉपी पे P और E बना करके और फिर देखिए तो देखेंगे कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, लंबवत अंदर की ओर होगी। वैसे भी देखा जाए तो आपको ध्यान होगा, अभी हमने आपको बताया था कि जब हम इस वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल को तिरछा रखते हैं तो उस पर क्लॉकवाइज कपल लगता है, क्लॉकवाइज कपल यानी दक्षिणावर्त बलाघूर्ण कार्य करता है। तो क्लॉकवाइज जो कपल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब यही है कि टाउ अंदर की ओर है, तो टाउ अंदर बता रहा है तो इसका मतलब है कि जो P क्रॉस E की डायरेक्शन है वो अंदर है तो वो नेगेटिव होगी। और चाहे आप बलाघूर्ण के हिसाब उसके हिसाब से समझ लीजिए कि क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज जो है बलाघूर्ण हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज है, क्लॉकवाइज इसीलिए नेगेटिव होता है। तो साइन हमने नहीं दिया है, बस यहाँ पर आपको डायरेक्शन बता दी है मैंने कि अंदर की ओर होगी। ये P पे रखिए, E की तरफ घूम जाइए अंदर, P क्रॉस E अंदर की ओर होगा। टाउ की दिशा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, ठीक है, समझ गए। आइए इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स आपको करके बता देता हूं। बस ये टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहीं पे खत्म होता है। कुछ आंकिक प्रश्नों को देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, देखते हैं, बिगाड़ दें। चलिए पहला एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार का, ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, स्मॉल ए इसकी साइड है, सभी साइड है,
और इस पर जो है इसके कोनों पर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश, और इस कोने पे -2 क्यू आवेश रखा है। ठीक है, समबाहु एक भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है जिसके कोनों पर क्यू और -2 क्यू आवेश रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि इस निकाय का या इस सिस्टम का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, या परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो एक भुजा के समबाहु त्रिभुज, भुजा के समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं। चलिए ए इसको कह दिए, बी सी, त्रिभुज एबीसी के कोनों पर चित्र के अनुसार, चित्र भी बना दिया है, चित्र के अनुसार आवेश रखें, रखे हैं। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो देखिए कैसे सोल्यूशन करना है। अब आप ध्यान से देखिए जरा इसको, ये -2 क्यू रखा है, ये -2 क्यू। तो इसी चित्र को हम एक बार फिर से बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ही है ये, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, यहाँ जो -2 क्यू आवेश रखा है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आवेश तो अदिश राशि है, -2 क्यू को आप -q लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हो आप, -q अलग अलग कर लीजिए, -q। तो यहाँ पर हमने एक कोने पे यहाँ -q आवेश रख दिया और इसी कोने पर दूसरी साइड हमने -q कर दिया। अभी भी -2q ही आवेश है। आप ये कह सकते हो -2q को हमने दो टुकड़ों में बांट लिया। अब आप गौर करिए, ये -q आवेश, ये +q आवेश, तो एक डायपोल इस दिशा में बनाएगा कि नहीं? देखिए एक डायपोल आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। चलिए इसको हमने मान लिया कि ये P2 डायपोल है। एक ये -q आवेश, एक ये +q आवेश है, तो एक इस दिशा में आपका डायपोल बनेगा कि नहीं? इसको हमने मान लिया P1 है। ध्यान दीजिए, ये P1 है, ये P2 है, और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ ये भी 60 ही रहेगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतर कोण 60 डिग्री होते हैं। तो P1 और P2 समझ आए क्या? ये -q आवेश इस +q के साथ P1 इस डायरेक्शन में, इस -q और इस +q के साथ P2 इस डायरेक्शन में। P2 क्या है? ये दूसरा जो डाइपोल बन रहा है उसके आघूर्ण की दिशा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस बताया था। ठीक है, ये भी माइनस से प्लस है, तो P1 और P2 की वैल्यूज निकाल लीजिए आप, बस बहुत आसान हो जाएगा। तो आप पहले P1 निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q × 2L। तो आवेश तो Q ही है, और 2L जो आवेशों के बीच की दूरी है वो ए भुजा का समबाहु त्रिभुज है, तो बस QA हो गया। तो P1 की वैल्यू QA आ गई। डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस दिशा में। इसी प्रकार P2 भी निकाल लीजिए। इसी प्रकार P2 आप बता दीजिए कितना हो जाएगा, वो भी Q × 2L। ये P2 इस डायरेक्शन में, तो Q × A सेम रहेगा, QA आ गया। अब P1 P2 के बीच का कोण देखिए कितना है। ये आपका P1 है, ये वाला, ये P1 है, और ये वाला P2 है। इनके बीच का ये कोण 60 अंश है, समबाहु त्रिभुज है, अंतः कोण 60 डिग्री है। तो P1 और P2 के बीच का कोण 60 है, इसलिए अब आप परिणामी निकाल लीजिए। तो दो वेक्टर P1 और P2 हैं जिनकी वैल्यूज QA हैं, QA, और इनके बीच का कोण 60 है। परिणामी नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसान है परिणामी निकालना। बताइए क्या हो जाएगा? P रिजल्टेंट कर दीजिए, ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा है परिणामी का, R इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। वही फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो यहाँ हो जाएगा P1² + P2², ये +2 P1 P2 cos थीटा, cos 60 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 60 रख दीजिए, वैल्यूज रख दीजिए। तो देखिए P1 और P2 परिमाण में बराबर हैं। देखिए P1 और P2 बराबर है, P1 और P2 के परिमाण इक्वल हैं। तो आप चलिए यही कर लेते हैं, P1² + P1² + 2P1², और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 और 2 कैंसिल हुआ, P1², 3P1², ये 3P1² अंडर रूट में आ गया। P1 को आप बाहर कर सकते हो, तो P1 √3 आ जाएगा ये,
और P1√3 का मतलब हो गया ये रिजल्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं QA√3। तो ये रिजल्टेंट है, R लिख लीजिए, RES कर दिया, रिजल्टेंट, RES, रिजल्टेंट यानी परिणामी। तो ये वैल्यू आ गई QA√3। QA√3 इन दोनों वेक्टरों का परिणामी है ये। तो इस चित्र में अगर आप इस सिस्टम का, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो QA√3 होगा। और दिशा क्या हो जाएगी, बहुत पहले से चर्चा हो रही है कि अगर दो वेक्टर परिमाण में बराबर हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो हमेशा उनके बीचों बीच से होके जाएगा। ये P रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, ये P रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, P1 से 30 अंश का कोण या P2 से 30 अंश का कोण। तो बस अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो लास्ट एक लाइन में आप इसी को वेक्टर में लिख सकते हो। इसी को वेक्टर में अगर लिखेंगे तो बस इसके ऊपर वेक्टर लिखेंगे और QA√3 लिख देंगे कि P1 से 30 अंश के कोण पर P2 की ओर, P1 से 30 अंश के कोण पर P2 की ओर। बस ये हो जाएगा, आपका दिशा भी क्लियर हो गई। जब भी आपको किसी सदिश राशि को निकालना होता है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो आपको दोनों को कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हो गया, रफ कर दें। एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं और इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो अगले लेक्चर में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलिए एक क्वेश्चन और पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा ये है कि सपोज कर लीजिए कि ये इस प्रकार दो डाइपोल इस प्रकार रखे गए हैं, ये अक्ष हमने बना दिया है। ये हमारे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसको एक्स अक्ष कह दिया है और ये वाई अक्ष है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। देखिए एक डाइपोल आपका इस प्रकार रखा गया है यहाँ पर, ये एक डाइपोल है, इसको हमने ए बी कह दिया है। ये माइनस क्यू आवेश कर दिया है, इसको प्लस क्यू आवेश कर दिया है, तो ए बी डाइपोल है, इसको हमने ए बी डाइपोल कह दिया। ठीक है, तो ए बी डाइपोल की जो पी की दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी। ठीक है, और एक दूसरा डाइपोल है, ये इसको हमने सी डी कह दिया है, इसको सी डी मान लेते हैं। इस डाइपोल को हमने सी डी मान लिया है और इसका माइनस क्यू आवेश इस डायरेक्शन में और प्लस क्यू इस डायरेक्शन में। तो इसका जब पी निकालोगे तो वो इस दिशा में होगा, अभी बात करते हैं इसकी। और इनके बीच का ये कोण जो है वो 120 डिग्री है, ये आपको दिया हुआ है कि वो 120 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस निकाय का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो दो डाइपोल हो गए ए बी और सी डी। सवाल क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। दो द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए बी व सी डी। ए बी आप देख रहे हैं ये डाइपोल है और सी डी ये दूसरा डाइपोल है। ए बी व सी डी एक दूसरे से दो डाइपोल के पी जो है वो एक दूसरे से 120 अंश का कोण बना रहे हैं। तो एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर चित्र के अनुसार रखें, चित्र के अनुसार रखें। तो पहली चीज आपको बताना है कि इनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। इनका परिणामी P वही रिजल्टेंट बताना है आपको कि ये कितना हो जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, RES लिख दिया है रिजल्टेंट। और दूसरा ये कह दिया है कि अगर x अक्ष की दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए, x अक्ष की दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र लगा दें, मान लिया सेकंड केस में है वो कि यदि प्लस x अक्ष
की दिशा में वैद्युत क्षेत्र E है, E लगा दें तो बलाघूर्ण या बलयुग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बलाघूर्ण टाउ बताना है आपको, बलाघूर्ण टाउ ये बताना होगा कितना होगा। ठीक है, चलिए दोनों करके निकाल देते हैं। आप इसकी डायरेक्शन को, इसका वो ले लीजिए, ए ले लीजिए, ये दोनों डाइपोल की लेंथ है ए ले लीजिए। लेंथ नहीं मिलेंगे तो चलेगा, हमने लेंथ दोनों की ए ले लिया है, ये दोनों डाइपोल की लेंथ हमने ए ले लिया है, मतलब दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस जो है वो स्मॉल ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, दो पार्ट में करना है, फटाफट करते हैं। चित्र देखिए ध्यान से। एक डाइपोल आप माइनस क्यू से प्लस क्यू, आप ए बी जो डाइपोल है तो उसका P1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको P1 हमने कह दिया, ये वेक्टर P1 है, ये एक्स अक्ष है, और ये एक दूसरा जो CD है इसका माइनस क्यू आवेश ये है प्लस क्यू, तो P2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, P2 इस डायरेक्शन में लगभग हो जाएगा, इसको हमने P2 कह दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये जो आपका है ये 120 अंश यहाँ के बीच का ये कोण है, तो ये वाला आपका इतना 60 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पर किसी बिंदु पर 180 डिग्री बनता है, तो अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, 60 ये भी हो जाएगा, मतलब ये हुआ, इसको यहां बना दे, तो ये वाला आपका 60 अंश हो जाएगा, ये वाला ये 60 हो जाएगा। तो अगर ये 60 हो जाएगा तो ये वाला एंगल आपका 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये केवल आपको ये बताने के लिए कि वाई एक्स से ये जो P2 है वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। बाकी P1 और P2 के बीच का कोण इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो 120 डिग्री दिया है, तो वही हमारे लिए काम का है कि 120 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए P1 और P2 की वैल्यू निकाल के, P1 की पहले वैल्यू निकालते हैं, तो आप चित्र में देखिए, तो P1 आपका जो पहला वेक्टर होगा, P1 क्या हो जाएगा, Q इंटू ए, दोनों आवेश Q ही है, तो Q इंटू ए, बस सिंपली यही रहेगा QA। P2 कैलकुलेट करिए आपने, डिस्टेंस सेम वही आवेश है A, QA भी हो जाएगा। P1 और P2 के बीच का कोण कितना है, 120 अंश, तो आप परिणामी निकाल लीजिए, इसलिए इनका परिणामी, ये पहला पार्ट अभी नोट कर रहे हैं, परिणामी मतलब रिजल्टेंट, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा वही पुराना फॉर्मूला है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, प्लस 2 P1 P2, और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 120 अंश से वेक्टरों P1 और P2 के बीच का कोण। उस चित्र में देखिए वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, अब देखिए P1 और P2 के परिमाण बराबर है, तो एक बार फिर आप वही परिमाण बराबर कर लीजिए, P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2 P1 स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू -1/2 रख दीजिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, तो फाइनली P1 स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा P1, और P1 का मतलब Q है। तो बस ये आ गया आपका P रिजल्टेंट आ गया QA। तो एक आंसर तो आपको यहाँ पे मिल गया। अब दूसरा आंसर ये है कि अगर वैद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है, अब आप इसका रिजल्टेंट अगर आप यहाँ चित्र में दिखाना चाहें, तो देखिए P1 और P2 परिमाण में बराबर है, ये दोनों परिमाण में बराबर है, तो आपको बताया था कि जो इनका परिणामी होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच से होके जाएगा, तो इनके बीच का ये कोण कितना था, 120 अंश, तो इनके बीच का मतलब है कि 60 अंश का कोण बनाते हुए, किसी एक वेक्टर से 60 अंश का कोण बनाते हुए ये परिणामी होगा, ये P रिजल्टेंट हो जाएगा, इसको हमने कह दिया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट P 120 चूंकि P1 और P2 60 अंश 120 पर है, सॉरी, तो रिजल्टेंट जो होगा वो P1 से भी 60 बनाएगा, P2 से भी 60 बनाएगा, यहां से ये 60 बनाएगा, ये 60 बनाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। थोड़ा फिर आ जाइए, यहाँ पे जो रिजल्टेंट बना है वो इस दिशा में है, ऊपर से यहां से 60 बना रहा है, और यहाँ नीचे x अक्ष से वो बनाएगा 30 अंश का कोण,
और हमने एक्स अक्ष की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र लगा दिया है। पी रिजल्टेंट हमारा जो है वो एक्स अक्ष से 30 अंश के कोण पर है। तो अब हम बलयुग्म का आघूर्ण निकाल लेंगे। तो सेकंड पार्ट में अब आप निकालेंगे परिणामी पर, ये परिणामी पर बलयुग्म बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? पी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ई ही मान लिया है, ई वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है। देखिए पी की वैल्यू आपने क्यू ए निकाली हुई है, क्यू ए कर लीजिए, ई आपका ई ही रहेगा। थीटा बता दीजिए क्या हो जाएगा? थीटा 30 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये परिणामी की दिशा है। तो परिणामी जो वेक्टर है P1 और P2 का, P रिजल्टेंट, उसके और ई के बीच का कोण 30 अंश है। तो बस यहाँ पे आपको 30 कर लेना है। साइन 30 की वैल्यू पड़ी है आपने 1/2। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू क्यू ए है, सॉरी ये स्मॉल ए है, तो ये हो जाएगा क्यू स्मॉल ए ई अपॉन 2। बस ये डायरेक्शन, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा टाउ का। ये सेकंड आंसर हो गया। और अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हो, इसकी डायरेक्शन, तो देखिए रिजल्टेंट P इस डायरेक्शन में है और E इस डायरेक्शन में है। ये P है, ये E है, तो P पे रख करके E की तरफ आप ऐसे घुमाओगे हाथ को, तो अंगूठा बताएगा अंदर की ओर। तो इस टाव की दिशा आपके बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ये आपकी कॉपी में, कॉपी के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो इस प्रकार आज ये डाइपोल का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जब हमारा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले कैसे, उनको फॉर्मूलों को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो वो हमारा टॉपिक होगा। फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे उसके, और साथ ही साथ फिर जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।